एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हमारी 10 यूनिट्स जो है वो ग्रेजुएशन से दी गई है, जिनमें से 4 यूनिट हमारी विद MCQs टोटली कंप्लीट हो गई है। 5th यूनिट है हमारी एक्वेटिक बायोलॉजी। तो अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस देखोगे तो उन्होंने वहाँ पर 4 सब टॉपिक लिख दिए: एक्वेटिक बायोम, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूँ कि मैं एक्वेटिक बायोम के अंदर आपको क्या पढ़ाऊँ, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाऊँ, मेरीन बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाऊँ। तो मैंने क्या किया है, मैं बता देती हूँ क्योंकि बार बार मुझसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या किया है, DSSB के सिलेबस को मैंने मैच किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc जूलॉजी का सिलेबस, ठीक है। वहाँ पर एक पूरा सेमेस्टर एक एग्जाम पढ़ाया जाता है जिसका नाम है एक्वेटिक बायोलॉजी। एक्वेटिक बायोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे उन्होंने 4 यूनिट दिए वहाँ पर पढ़ने के लिए। वो 4 यूनिट्स क्या है? एक्वेटिक बायोम, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स। आप देख सकते हैं एक्वेटिक बायोम का जो टॉपिक है और उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए थे DU के सिलेबस में, जूलॉजी ऑनर्स के सिलेबस में, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। एक्वेटिक बायोम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, कवर हो चुका है। आज जो मैं नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स। ये कॉजेज बताने हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सीवेज, थर्मल, ऑयल स्पिल, यूट्रिफिकेशन क्या होता है ये बताना है, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन आप कैसे करेंगे ये बताना है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है आपको ये बताना है, वाटर क्वालिटी असेसमेंट के 2 मेथड आपको बताने हैं, BOD एंड COD, ठीक है। तो ये सारे सब टॉपिक्स आपको इस वाले सब टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि हमें उन्होंने सिर्फ सब टॉपिक्स लिख के दिए थे, उन सब टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक। एक्वेटिक बायोम का मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर 1.5 घंटे का डाला हुआ है, पार्ट्स में डाला था पहले 1 2 3 4 5, उन सबको कंबाइन करके मैंने एक पूरा 1.5 घंटे का एक लेक्चर डाला हुआ है जिसमें एक्वेटिक बायोम इन 1 शॉट, ठीक है। तो वो वाला आप देख सकते हैं। एक्वेटिक रिसोर्स हम कहते किसको हैं? तो एक्वेटिक वर्ड जो होता है ना वो पानी से जुड़ा होता है। तो जितने भी हमारे वेटलैंड्स है, जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स है, लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड है, स्प्रिंग्स है, ठीक है, यानी कि तालाब, झीलें, नदियाँ, समुद्र, ये सब किसके अंदर आता है? हमारे एक्वेटिक रिसोर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो एक्वेटिक रिसोर्स का मैनेजमेंट हमें करना है। तो एक्वेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है जब आप है ना अपने एक्वेटिक रिसोर्स को बचाने की कोशिश करते हो, उसकी मैनेजमेंट अच्छे से करते हो, उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हो। अब कंजर्व करने की क्या जरूरत है? तो अगर आप कभी भी किसी नदी के किनारे जाओगे ना, रिवर के किनारे जाओगे, जैसे आप गंगा रिवर के पास के, तो आप देखोगे उसमें इतना सारा कूड़ा पड़ा रहता है, उसमें इतनी सारी पॉलीथीन पड़ी रहती है। तो क्या ये अच्छा मैनेजमेंट हम कर रहे हैं? क्या अच्छा कंजर्वेशन हम कर रहे हैं? तो जब हमने जो पूरा का पूरा हमने इतना सारा गंदा पानी हम उसके अंदर डाल देते हैं, इतना सारा सीवेज हम उसके अंदर डाल देते हैं, जो हमारे जितने भी एक्वेटिक रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही बुरे तरीके से पोल्यूटेड है। तो उनका कंजर्वेशन करना क्या कहलाता है? एक्वेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। हमें उनको कंजर्व करना है, क्यों? फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कंप्लीट करने के लिए, हमारी खुद की नीड्स कंप्लीट करने, क्योंकि आपको पता है जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, उसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जीके में 1 नंबर में पूछा जाता है कि ब्लू प्लैनेट कौन होता है। अब मेरे को है ना कमेंट्स में बताना रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाता है हमारा अर्थ, जब आप स्पेस से अर्थ को कभी भी देखोगे ना तो आपको पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसका 70% जो है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। लेकिन वो है ना फ्रेश वाटर नहीं है, मेरीन वाटर है, वो पीने के लिए यूज नहीं होता है, वो आप डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है ना वो बहुत ही कम है, उनका हमें कंजर्व करना है, उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनको बेटर मैनेजमेंट हमें उनका करना है। तो इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत है क्या? एक्वेटिक रिसोर्स, ठीक है। इससे पहले मैं एक्वेटिक बायोम्स आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको लेंटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम, ठीक है, वेटलैंड, रिवर, स्ट्रीम्स, एस्चुरी, ये सब कुछ मैंने आपको कवर करा दिया है, ठीक है। उस तो टोटल हमारी 4 यूनिट विद MCQs कंप्लीट हो चुकी है और 5th यूनिट हमारी कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो उसके बाद आता है हमें इसमें बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है जब आपकी वाटर बॉडी के अंदर है ना कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। आपको पता है ना पोल्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो भी क्या होती है? एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। अगर वो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस पानी में गिर गया तो वाटर पोल्यूशन है, एयर में चला गया तो एयर पोल्यूशन है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का जो पोल्यूशन होता है, तो जब भी आपकी वाटर बॉडी के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस मैंने डाल दिया, यानी कि जैसे कि मेरे पास एक नदी है, ठीक है, बहुत खूबसूरत नदी है, उसके अंदर मैंने क्या करना शुरू कर दिया? पॉलीथीन डाल रही हूँ, केमिकल्स डाल रही हूँ, बहुत सारा गर्म पानी डाल रही हूँ, गंदा पानी डाल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? पोल्यूट कर रही हूँ, अपने वाटर को पोल्यूट कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 तरीके का हमारा डेफिनेशन होता है पोल्यूशन को रेफर करने की जब हम वाटर बॉडी की बात करें। तो सबसे पहले है कि आपने अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस डाल दिए वाटर बॉडी में, तो ये क्या हो गया? वाटर पोल्यूट हो गया। दूसरा क्या होगा? आपने डिजायरेबल सब्सटेंसेस खराब कर दिए, निकाल लिए,
ठीक है, यानी कि जब आप है ना ये गंदगी डाल रहे हो तो आपके वाटर के अंदर है ना जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब है ना अनडिजायरेबल तो ऐड कर रहे हो, डिजायरेबल चीजों को कम कर रहे हो, तो ये क्या है, ये भी पोल्यूशन है। और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब टेम्परेचर चेंज कैसे पोल्यूशन रेफर करता है, तो आप तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका भी एक टेम्परेचर रेंज होता है जिसके अंदर वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर है ना बहुत एक्सट्रीमली ठंडा हो जाएगा या बहुत एक्सट्रीमली वाटर बॉडी का पानी गर्म हो जाएगा, तो दोनों में ही है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्वेटिक एनिमल को रहने में, सर्वाइवल में प्रॉब्लम होने लगेगी। डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो भी उसे प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन को रेफर करने के हमारे क्या तरीके होते हैं, अगर आपने एडिशन कर दिया है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का, आपने रिमूव कर दिए हैं डिजायरेबल सब्सटेंसेस, या फिर टेम्परेचर को आपने चेंज कर दिया। अब आप ये नहीं बोल सकते गर्म कर दिया है बहुत ज्यादा तो ही प्रॉब्लम है, अगर बहुत एक्सट्रीमली ठंडा कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, ये तीनों चीजें क्या रेफर होती हैं, वाटर पोल्यूशन कहलाती हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन आवर वाटर बॉडी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इससे हमारी एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। हमारी जो फिश मोर्टेलिटी है उसका लेवल इंक्रीज होता है, हमारी फिशेज जो है वो मरने लग जाती है, अनवांटेड जो प्लांट्स है वो ग्रो करने लग जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ का रीजन बनने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब अब पोल्यूशन होता किस किस वजह से, हमारी वाटर बॉडी किस किस वजह से पोल्यूट हो सकती है। तो एक रीजन होता है एग्रीकल्चर वेस्ट। अब देखो एग्जामिनर अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे पूछ सकता है कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें लिख देगा वो एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल एंड एक नॉर्मल सा कुछ लिख देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये रीजन होते हैं और ये रीजन नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट कैसे कारण बनता है, तो अगर है ना जब आप अपने खेतों में है ना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे है ना क्या करते हैं, लीच होके है ना नीचे जा रहे होते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा है ना रन ऑफ है। रन ऑफ का मतलब क्या है, जो बहुत सारे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आपने डाला उसकी वजह से ना हमारी जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जब बारिश आती है तो वो पूरा का पूरा पानी मिक्स होकर खेतों का जो मिट्टी उसमें मिली हुई है, फर्टिलाइजर मिले हुए, वो जाके हमारी वाटर बॉडी के साथ कंटेमिनेट कर जाते हैं। तो इस तरीके से भी हमारा वाटर जो है वो पोल्यूट हो गया। उसके अलावा जो आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो एक्सक्रीटा है, उनका जो वेस्ट है, उनका जो यूरिन है, वो अगर हमारी वाटर बॉडी में मिक्स हो गया, उनके अंदर जो पैथोजेंस ग्रो कर रहे थे, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, वो अगर हमारे वाटर बॉडी में मिक्स हो गए, तो ये भी क्या है, एक तरीका क्या है, ये भी एग्रीकल्चर से आने वाला वेस्ट है और इसने क्या कर दिया, हमारे वाटर लेवल को पोल्यूट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है ना अगर बहुत सारे सेडिमेंट, जब है ना बहुत आप प्लगिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आप खेती करने के लिए पहले जुताई जब कर रहे होते हैं, टिलिंग कर रहे हैं, प्लगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ना बहुत सारा, सोचो वहां पे आसपास में कोई नदी थी या फिर कोई तालाब था, ठीक है, उसके अंदर जब बहुत सारी मिट्टी जाके गिर गई, ठीक है, या बहुत तेज हवा चली उसकी वजह से जाके मिट्टी गिर गई, तो सेडिमेंट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता है जब वाटर टर्बिडिटी इंक्रीज होती है तो एक्वेटिक बायोम के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब टर्बिडिटी इंक्रीज होती है तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके पास सही से सनलाइट नहीं पहुंच पाती। सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वाटर बॉडी में वो कम होगा। वो कम होगा तो क्या होगा, हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी। ठीक है, डिस्टर्ब होएगी, डिस्टर्ब होएगी, हमारी जो फिशेज है उनकी मोर्टेलिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो टर्बिडिटी भी इस तरीके से इफेक्ट डालती है। उसके बाद सिल्ट, यानी कि जो रेत और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी जाके एग्रीकल्चर की वजह से आपके वाटर बॉडीज में मिक्स कर जाते हैं। तो एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या क्या होते हैं, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, उसके अलावा एनिमल्स का एक्सक्रीटा और सेडिमेंट्स, ठीक है, सिल्ट एंड सेडिमेंट्स, ये सब कुछ क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट है। ये सब क्या करते हैं, हमारे वाटर लेवल को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जब है ना हमारी वाटर बॉडीज है वो पोल्यूशन उनके अंदर बढ़ रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर हम क्या डंप कर रहे हैं, अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर रहे हैं, टॉक्सिक और अनट्रीटेड केमिकल्स। जो हमारे इंडस्ट्रीज में हम है ना बहुत सारे केमिकल्स जो यूज कर रहे हैं, उनको जब हम है ना बिना ट्रीट के डायरेक्टली हमारे वाटर बॉडीज में, रिवर्स के अंदर, नालों के थ्रू सीधा सीधा डाल देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो रिवर्स है वो पोल्यूट हो रहे हैं, हमारे जो ओशियंस है वो पोल्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या आता है, तो अगर आपकी ऐसी फैक्ट्री है या फिर ऐसी कंपनी है जिसमें है ना लेड, मरकरी, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं आपके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है, तो उनको अगर आप डायरेक्टली डंप कर रहे हो रिवर्स के अंदर, तो क्या हो रहा है, आपकी वाटर बॉडी पोल्यूट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी एरिया में माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, खुदाई कर रहे हो, वहां से भी जो बहुत सारा वेस्ट निकलता है, ब्लीचिंग केमिकल्स, यानी कि जब आप किसी जगह पे, जैसे
पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री में ना पेपर की ब्लीचिंग की जाती है, ठीक है। तो जो ब्लीचिंग केमिकल्स होते हैं वो भी बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा पानी होता है वो भी आप कहाँ डाल देते हो, आप सीधा सीधा रिवर बॉडीज में डाल देते हो, और रिवर जाके कहाँ जाती है, ओशियंस में जाती है, तो ओशियन का वाटर भी पूरा का पूरा पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था डिजीज वाले टॉपिक में भी, देखो यहाँ से हमें पढ़ना होता है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से 2 बीमारियां फैल जाती है। जो मरकरी का जो वेस्ट इंडस्ट्रीज डंप कर रही है हमारी रिवर्स के अंदर, तो क्या होता है, हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है, उसके बाद हमारा ग्राउंड लेवल वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। तो हमें ना मरकरी की वजह से क्या हो जाता है, मिनामाटर डिजीज हो जाती है, और कैडमियम की वजह से हमें इटाई इटाई डिजीज हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में DSSB ने 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक बार मिनामाटा पूछा गया है, एक बार इटाई इटाई पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि कैडमियम की वजह से इटाई इटाई होती है, मरकरी की वजह से मिनामाटा होता है, और जो हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर आते हैं ये सब कुछ, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रीज में जो इतने सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, हमें एक बहुत सुंदर सा लेदर का बैग बनाना है, ठीक है, उसके लिए इतने सारे टैनिंग की जाएगी पहले, और उस टैनिंग के प्रोसेस में इतने सारे केमिकल्स यूज किए जाएंगे, और उनको हम बाद में कहाँ डंप करते हैं, अपने रिवर्स में डंप करते हैं। अगर आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री की लैब में यूज होने के लिए बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं, दवाइयों की इंडस्ट्री जो है वहां पर जो केमिकल्स बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो निकल रहा है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, हमारे रिवर्स के अंदर डंप किया जाता है, ठीक है। और पहले तो हम क्या करते थे ना, इसको ट्रीट भी नहीं करते थे, डायरेक्टली डंप कर देते थे। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ गई उसके बाद अब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आने के बाद लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के बाद डालते हैं, ठीक है। तब भी इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं लोग। नेक्स्ट है थर्मल वेस्ट। तो थर्मल वेस्ट का मतलब होता है वार्म इंडस्ट्री, यानी कि अगर आपने है ना गर्म पानी को डायरेक्टली है ना आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे ना बहुत सारा गर्म पानी आपका वेस्ट निकलता है, ठीक है, और उस पूरे गर्म पानी को आप डायरेक्टली अगर डाल रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अनडिजायरेबल सब्सटेंस डाल रहे हो, अगर आप डिजायरेबल सब्सटेंस को रिमूव कर रहे हो या फिर चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वाटर बॉडी पोल्यूट कर रहे हो। तो अगर आपने बहुत सारा गर्म पानी एकदम से रिवर में डाल दिया तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके का वेस्ट बढ़ेगा। कैसा वेस्ट है ये, थर्मल वेस्ट है। तो जो हमारे एटॉमिक प्लांट होते हैं, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोल एंड पेट्रोलियम एशेस जब रिवर के साथ नीचे आती हैं, ठीक है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से एसिड रेन आ रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये बहुत सारा थर्मल वेस्ट है, ठीक है। जितना भी धुआं ऊपर जा रहा है, और जो कूलेंट होता है, कूलेंट क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आपकी कार जो गर्म हो जाती है तो उसके अंदर हम कूलेंट डालते हैं, ठीक है। तो जो कूलेंट होता है वो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो वो उस पानी को भी जब आप डायरेक्टली डंप करते हो ना अपने वाटर बॉडीज में, तो वो किस तरीके का वेस्ट है, थर्मल वेस्ट है, हमारे उसको पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो जब है ना एक्वेटिक लाइफ आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो वहां पे रहने वाली जो फिशेज है उनका एक टेम्परेचर रेंज था, ठीक है। अब वो टेम्परेचर रेंज चेंज हो गया, टेम्परेचर रेंज चेंज हो गया तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स सब मरने लगेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आपको देखिए, ह्यूमन जो होता है उसका जो बॉडी रेंज होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर है तो हम बहुत आराम से रहते हैं, अगर बहुत गर्मी हो रही होती है तो हमें AC चाहिए होता है, बहुत ठंड हो रही होती है तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा भी एक टेम्परेचर रेंज है ना, वैसे एनिमल्स का भी एक टेम्परेचर रेंज रहता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे बस आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो तो बहुत अलग अलग रेंज में भी काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम एनिमल्स का एक टेम्परेचर रेंज है। तो आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है थर्मल वेस्ट डंप करके अपने वाटर बॉडीज के अंदर, तो ये भी क्या है, पोल्यूशन का एक मेथड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, हमारी जो कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो हमारी कूलेंट इंडस्ट्री है, वहां से जो वेस्ट आ रहा है वो किसके अंदर आता है, थर्मल वेस्ट के अंदर आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आता है, और वो क्या करता है, हमारे वाटर बॉडी को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल। अब पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। तो आपको पता है कि जो ऑयल होता है ना वो हर कंट्री में नहीं निकल रहा होता है, ठीक है। तो जो गल्फ कंट्रीज है उनके अंदर हमारा बहुत ज्यादा तेल निकलता है, तो अब वो तेल हमें इंडिया में चाहिए, दूसरी कंट्रीज में चाहिए, तो वो सारा का सारा है ना प्लेन से आने के बजाय शिप से आता है, ठीक है, तो ओशियन के रास्ते से आ रहा होता है। तो जब कभी कभी क्या होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या गलती से क्या होता है, लीकेज होने की वजह से शिप्स जब ट्रांसपोर्ट करके ला रहे होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा ऑयल जो है वो हमारे ओशियन में स्पिल कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। आपको लगेगा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ऑयल स्पिल होता है ना, आपको पता है ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स भी नहीं होता है, तो वो एक लेयर बना देता है, लेयर की वजह से क्या होगा, सही से लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो ऑयल स्पिल की वजह से ना मेरीन लाइफ को बहुत ज्यादा थ्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम शिप्स के जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ऑयल जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसमें है ना अगर गलती से लीकेज हो गई, स्पिलेज हो गई, तो अब क्या होगा, हमारी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये भी क्या है, वाटर पोल्यूशन का एक मेथड है। तो वाटर पोल्यूशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, थर्मल वेस्ट हो सकता है, और ऑयल स्पिल हो सकता है, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं उनको हम देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर वेस्ट से आप क्या क्या कारण हो सकता है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, या फिर हमारे एनिमल का जो एक्सक्रीटा और यूरिन है, अगर वो हमारे वाटर बॉडी में मिक्स हो रहा है तो ये किसका कारण है, वाटर पोल्यूशन का कारण है। आपके घर से आने वाला गंदा पानी, ठीक है, जब आपने बर्तन साफ किए, पोछा लगाया, जो भी आपके घर का गंदा
पानी है, सीवेज वाटर है, वो सब क्या कारण होते हैं, वाटर पोल्यूशन का कारण होते हैं। ठीक है, आपके जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है, प्लास्टिक है, रबड़ है, उसको अगर आप अपने वाटर बॉडीज में डाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वाटर को पोल्यूट कर रहे हो। अगर आप एसिड्स डाल रहे हो, एल्कली डाल रहे हो, यानी कि जो हमारा वाटर होता है उसका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल वाटर का, फ्रेश वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है। अगर आप उसमें कोई एसिडिक कंपाउंड डाल रहे हो या फिर अल्कलाइन कंपाउंड डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, आप उसका पीएच चेंज कर रहे हो, उसको पोल्यूट कर रहे हो। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, डाइज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है जिनमें डाई यूज होती है। ठीक है, उसको अगर हम अपने वाटर बॉडी में डंप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज से, जहां से ना बहुत सारे क्लोरीन, ब्लीच, फ्लोराइड, टैनरीज। टैनरीज का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर हमें शूज पहनने हैं, बैग्स यूज करने हैं जो किससे बने हुए हैं, लेदर से बने हुए हैं, तो वहां पे ना उस लेदर को क्लीन करने के लिए इतने सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तो टैनरीज से आने वाला वेस्ट। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ना ब्लीचिंग कंपाउंड्स यूज होते हैं। ठीक है, हमारा जो पेपर होता है वो भी ब्लीचिंग से बनता है, हमारे जो कपड़ों की सफाई होती है उसके अंदर भी ब्लीच इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो लोग अपने बालों को स्ट्रेट करा रहे होते हैं, इतने सारे केमिकल्स, उसमें भी ब्लीचिंग कंपाउंड्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे केमिकल्स हैं, जब ये हमारे वाटर बॉडी में आते हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे एशेज है, धुआं जितना जा रहा है, हाइड्रोकार्बन, सस्पेंडेड पार्टिकल, जिनकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। ठीक है, आपको पता है ना, जो नाइट्रोजन एंड सल्फर के कंपाउंड होते हैं वो जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो क्या करते हैं, एसिड रेन करते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया, तो आपको है ना मेरे को कमेंट्स में बताना है कि किस पीएच पे हम किसी रेन को एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो क्या पीएच होता है जब वो किसकी कैटेगरी में आ जाती है, एसिड रेन की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, हमारा जो ऑयल स्पिल है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, तो हमारी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर हम है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनको हज़ारों साल लगते हैं डीके होने में, तो हम उनको ऐसे ही कहीं और डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रेडिएशन क्या करेगी, आप तक पहुँच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इनको एक बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से रेडिएशन हम ट्राई करते हैं कि बाहर ना निकले, फिर जाके उसको है ना बहुत ही डीप सी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है हमारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल है उस तक तो उस रेडिएशन का असर जाएगा ना। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी क्या करता है, वाटर पोल्यूशन का रीजन बनता है, स्पेशली हमारी जो मेरीन लाइफ है वहाँ पर। ठीक है, ये हमारे सारे सोर्सेज थे वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से होता क्या क्या, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल वेस्ट है तो आपको कॉलेरा हो सकता है, आपको टाइफॉइड हो सकता है। ये सारी बीमारियां कैसी है, गंदा पानी पीने की वजह से होता है, कॉलेरा, टाइफॉइड। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, आपकी फिशेस मरने लग जाती है। ठीक है, जो फिशर्स होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, अगर आपने उन फिश को फीड किया तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। ह्यूमन सर्वाइवल इंपैक्ट होता है। अब ह्यूमन सर्वाइवल कैसे इंपैक्ट होता है, मैंने आपको बताया कि हमारी धरती पे पानी ही पानी है, लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है। ठीक है, तो जब हम अपने वाटर बॉडीज को गंदा कर देंगे तो हमारे लिए जो डेली यूज का पानी है, साफ पानी है, वो बहुत कम बचता है, तो फिर हमारे सर्वाइवल पे इंपैक्ट होता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया के, आपको कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया के कुछ ऐसे ऐसे पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे है ना उनको कई किलोमीटर चलना पड़ता है तब जाके वो पीने का पानी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत आसान है, आपने टैप चलाया, आपके घर पे पानी आ रहा है। ठीक है, लेकिन सबकी लाइफ इतनी आसान नहीं है, तो आपको वेस्ट नहीं करना है एटलीस्ट। ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, अब सोचो रिवर में, ओशन में बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना थे, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे थे। ठीक है, उसके अंदर पोल्यूशन आ गया तो वो मरने लगे, तो ये क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद होता है यूट्रिफिकेशन। फिकेशन का मतलब क्या होता है, तो अगर आपकी है ना कोई झील है, ठीक है, लेक है, अगर उसके अंदर है ना न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, या किसी भी वाटर बॉडी, मोस्टली हम झीलों की बात करेंगे, लेकिन किसी और वाटर बॉडी यानी कि चाहे पॉन्ड भी है चाहे लेक है, उनके अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि जो आपकी लैंड है वहाँ से जो पानी के साथ बह के न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो उसमें ऐड हो रहे हैं, और जिसकी वजह से है ना वहाँ पे प्लांट लाइफ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहते हैं। यूट्रिफिकेशन बहुत बार DSSB एग्जाम में आपसे पूछता है कि यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी। ठीक है, तो अगर आपकी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो वाटर बॉडी होती है जब वो शुरू में बनती है, ठीक है, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई झील है, तो शुरू में ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियर होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाती है, उसकी एज बढ़ती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, तो उसके अंदर है ना बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, तो जब है ना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और पर्टिकुलरली हम किन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है,
ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना एल्गल ब्लूम आ रहा है। एल्गल ब्लूम का मतलब होता है, अगर कभी आपने किसी वाटर बॉडी को देखा, किसी झील को देखा, किसी तालाब को देखा और आपने देखा उसके ऊपर है ना बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन कलर का जमा हुआ है, जिसको हम काई बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये फिर कभी कभी आपको है ना रेड भी दिख रहा होगा, ठीक है, रेड एल्गल ब्लूम आपने देखा ना टाइड्स के अंदर आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं क्योंकि एल्गी ग्रो कर जाती है, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर है ना नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का लेवल बहुत हाई है। तो जब है ना हमारी वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मोस्टली कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का लेवल जब इंक्रीज कर जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे नॉर्मल डेफिनेशन पूछी जाए कि यूट्रिफिकेशन क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स का जब लेवल इंक्रीज होता है, मोस्टली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, उसको हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। मोस्टली आपकी लेक्स की बात होगी, झीलों की बात ज्यादा हो रही होती है, तालाबों की बात ज्यादा हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। अब यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मोस्टली क्या है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनका जो लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर जाते हैं। अब बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रोथ कर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा हमारा अपर सरफेस है ना, उसको कवर कर लेते हैं। अब इन्होंने कवर कर लिया, जो सन की लाइट आनी थी, ठीक है, सनलाइट आनी थी नीचे हमारे एक्वेटिक प्लांट्स तक, एनिमल्स तक पहुंचनी थी, वो नहीं पहुंच पाती है। और बहुत सारी एल्गल ब्लूम जो है, जो ये एल्गी ग्रो कर गई है, ये धीरे धीरे मरती रहती है और नीचे सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से ना ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, सेग्रीगेट कर होंगे। यानी कि इसके बॉटम में क्या होगा, बहुत सारे डेड फ्लोरा एंड फोना आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सही से लाइट पहुंच नहीं पा रही है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही है। एक्वेटिक लाइफ को क्या हो रहा है, वहां पे सही से सनलाइट नहीं मिल पा रही है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की वजह से क्या हुआ, जैसे ही आपके वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस का लेवल इंक्रीज हुआ, तो उन्होंने फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ा दी। फाइटोप्लैंक्टन ने क्या किया, आपकी वाटर बॉडी के अपर सरफेस को कवर कर लिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स ने जो कवर कर लिया, उसकी वजह से सनलाइट जो है वो डीपर लेवल पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, और नीचे की जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसको जो है ना ऑक्सीजन कम मिल पा रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन उसका कम हो रहा है, ठीक है, टर्बिडिटी की वजह से उसको सनलाइट कम पेनिट्रेट हो पा रही है। तो बहुत सारी जो एल्गी है वो क्या करेगी, मरना शुरू कर देती है और नीचे सेडिमेंट में जमा होना शुरू कर देती है। अब देखो बहुत सारा अगर वहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस में बहुत सारा ऑक्सीजन लगेगा। अब ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो आपका जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी और एक्स्ट्रा जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, हमारी फिशेस की मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है यूट्रिफिकेशन का। अब यूट्रिफिकेशन होता किस किस कारण से, इसके कॉजेज क्या है? तो एक तो कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपके उसमें आ रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर है ना बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आपके वाटर बॉडीज के अंदर डाले जाते हैं। तो एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से आपका यूट्रिफिकेशन हो सकता है। आप जो घर में जो बहुत सारा वेस्ट आप डिस्पोज ऑफ करते हो, जो आपके घर से गंदा पानी आ रहा है, सीवेज वाटर आ रहा है, उसके अंदर ये नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का कंटेंट हो सकता है। हमारा जो वेस्ट होता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, ठीक है, हमारा जो एक्सक्रीटेड वो है उसके अंदर से मिल सकता है। आपके जो एग्रीकल्चर, आपको पता है ना हमारा जो फर्टिलाइजर्स होता है उसके अंदर है ना नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का कंटेंट बहुत हाई होता है। तो अगर वो वाटर जिसके अंदर है ना हमारी जो लैंड पे हमने खाद डाला, ठीक है, उस खाद के अंदर क्या था, आपका नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का लेवल बहुत हाई था, स्पेशली फॉस्फेट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो फॉस्फेट का जो फर्टिलाइजर है, अगर वो आपकी वाटर बॉडी के साथ जाके मिक्स हो रहा है, तो उसने क्या किया, आपकी वाटर बॉडी के अंदर उसने नाइट्रोजन फास्फोरस का लेवल इंक्रीज कर दिया। नाइट्रोजन फास्फोरस का लेवल इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, यूट्रिफिकेशन हो गया। तो एग्रीकल्चर वेस्ट के थ्रू भी यूट्रिफिकेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक वेस्ट के थ्रू भी हो सकता है। आपके एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट होता है, तो वो जाके अगर धीरे धीरे आपकी वाटर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो क्या करना शुरू करेंगे, एल्गल ब्लूम लाना शुरू करेंगे। एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, हमारी जो नीचे की एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज है, उनके अंदर मोर्टेलिटी का लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्यों कम होती है, क्योंकि जो हमारी एल्गीज है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उसके डिकम्पोजिशन में बहुत सारा ऑक्सीजन यूज्ड अप हो रहा है, ठीक है। तो यूट्रिफिकेशन के कॉजेज आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, यूट्रिफिकेशन क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। उनको है ना नेचुरल एजिंग ऑफ लेक भी कहते हैं, यानी कि आपकी जो लेक है वो बूढ़ी हो रही है, उसकी जो नेचुरल एजिंग हो रही है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके न्यूट्रिएंट्स के लेवल इंक्रीज होते जा रहे हैं। यानी कि विद टाइम उसके अंदर है ना, पहले वो एकदम क्लियर थी, उसकी जो तली थी उसमें कुछ भी सेटल्ड नहीं था, बहुत सारे सेडिमेंट्स नहीं थे। विद टाइम, ठीक है, धीरे धीरे जाके उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स ऐड हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन को कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि नेचुरल एजिंग ऑफ लेक कहते हैं क्या, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो एडिशन होता है वो प्लैंक्टोनिक ग्रोथ को
प्रमोट करता है, यानी कि आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, प्लैंक्टन्स है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या करते हैं? प्लैंक्टोनिक ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एल्गल ब्लूम आता है। एल्गल ब्लूम का मतलब होता है जब आप अपनी वाटर बॉडी को देखोगे ना, उसके ऊपर आपको पूरा एल्गी एल्गी दिखेगा, ठीक है। ग्रीन कलर की एल्गी बहुत कॉमन होती है। अगर आप गाँव में कभी जाओगे और तालाब या जोहड़ आपने देखे तो वहाँ पर बहुत आराम से आपको एल्गल ब्लूम दिख जाएगा, ठीक है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक तो होता है नेचुरल एजिंग, विद टाइम उसके अंदर जाके एग्रीकल्चर वेस्ट के थ्रू, एटमॉस्फेरिक वेस्ट के थ्रू, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, टाइम के थ्रू, उसमें बहुत सारे जाके न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज हो गया। दूसरा तरीका होता है एक्सिलरेटेड यूट्रिफिकेशन, यानी कि जब है ना, एक तो होता है नेचुरली उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, एक हो रहा है हमारी एक्टिविटीज की वजह से। मैन जो एक्टिविटी कर रहा है, मैन जो सारे के सारे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, इंडस्ट्रीज और होम से जो सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, पोल्यूशन जो वो कॉज कर रहा है, उसकी वजह से जब बहुत जल्दी ये प्रोसेस होने लग जाता है, यानी कि नेचुरल एजिंग के बजाय क्या हो रहा है? मैन मेड एक्टिविटी की वजह से अगर ये न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर्ड और एक्सिलरेटेड यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि यूट्रिफिकेशन कैसा हो सकता है? एक तो होता है नेचुरल और एक होता है एक्सिलरेटेड। जब आप गाड़ी चलाते हो, कहते हैं ना एक्सिलरेटर पे पैर रखो, तो एक्सिलरेटर पे पैर रखने का मतलब क्या होता है? स्पीड में आ जाना, किसी भी चीज़ का प्रोसेस फास्ट कर देना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरेट करना कहते हैं। तो अगर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, अगर किसी एज की नेचुरल एजिंग 50 साल में होनी है, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से वो 10 साल में ही एज कर जा रही है, बूढ़ी हो जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सिलरेटेड यूट्रिफिकेशन कहेंगे। तो वो सारे पॉल्यूटेंट्स जो मैन की वजह से डिस्पोज किए जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है? यूट्रिफिकेशन बढ़ता है, उसको हम कहते हैं एक्सिलरेटेड यूट्रिफिकेशन। और एक होता है नेचुरल, जिसमें है ना, नेचर की वजह से थोड़े से उसमें न्यूट्रिएंट्स एंड फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज होता रहा। अब देखो, अब जैसे लेक की फर्टिलिटी बढ़ रही है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अगर उसमें आ गए हैं, तो क्या होगा? एनिमल और प्लांट की लाइफ के लिए बहुत सारे अब ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो नीचे बॉटम में डिपॉजिट होना शुरू हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है? हमारी जो एल्गी मर रही है, फिशेज मर रही है, वो सब जाके बॉटम में बैठ रहे हैं। उसकी वजह से हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ऑर्गेनिक वेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, सेल्ट और ऑर्गेनिक डेब्री अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, तो हमारी जो लेक है उसकी जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी, उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म होता जाएगा, ठीक है। और अब जो वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं। आपकी जो लेक है, अब देखो सारा का सारा उसमें क्या हो रहा है? बहुत सारा सिल्ट नीचे जमा होते जा रहा है, सेडिमेंट जमा होते जा रहा है, तो आपकी जो लेक की डेप्थ थी वो कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा भी हो जाता है कि लेक पूरी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया क्या बन जाता है? लैंड बन जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो पानी को रहने की जगह थी वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा, पहले ना हर गांव में आपको तालाब देखने को मिलते थे, अब ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा, एक तो लोग ही उसको कवर्ड अप कर लेते हैं, अगर लोगों ने कवर्ड अप नहीं किया तो यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस उसको कवर्ड अप करा देता है, ठीक है, पूरा का पूरा स्पेस फिल हो जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हमारी वाटर बॉडीज है ना लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हाइड्राइक से मीजिक कंडीशन आ गई है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? ये जो सारी वाटर बॉडीज थी ना, जो तालाब होते हैं, जो जोहड़ होते हैं, जो लेक होती है, ये सब है ना हमारे ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने में हमारी बहुत हेल्प करती थी। तो अब हमारे ग्राउंड लेवल का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है, वो बहुत नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब है ना बारिश का पानी जो आता है वो सीपी नहीं कर पाता है ठीक से, है ना, लैंड में सीपी नहीं कर पाता, अंदर ही नहीं जा पाता है, ठीक है। ऐसे ही सीवर्स में घूमता रहता है, डायरेक्टली चला जाता है, क्योंकि सारा का सारा एरिया क्या हो गया? सीमेंटेड हो गया है। ज़्यादातर एरिया कैसा है? सीमेंटेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका लेवल नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। अब होता है एल्गल ब्लूम। क्या होता है? तो एल्गल ब्लूम का मतलब होता है जो आपकी लेक है, ठीक है, उसके पूरे सरफेस पे एल्गी ने कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, यानी कि आपके जो सरफेस के नीचे की एक्वेटिक लाइफ है उस तक है ना क्या नहीं पहुंच पा रही है? सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? जो बाकी की अंदर वाली एल्गी है वो मरना शुरू कर देती है और डिकम्पोजिशन उसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको उस डायग्राम में दिखाया था ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी ऊपर वाली लेयर एकदम कवर हो गई है, जो अंदर वाली एल्गी है वो मर रही है, डिके हो रही है, और डिकेइंग के प्रोसेस में बहुत सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल भी कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो हमारी फिशेज भी मर रही है, वो भी नीचे सेडिमेंट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा कवर अप करके पूरा का पूरा एरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास है ना वाटर बॉडी बहुत कम रह जाती है। अब डीकम्पोजिशन ने क्या किया? डिसॉल्व ऑक्सीजन कम कर दी, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पे फर्क पड़ा, हमारी फिशेज मरने लगी, और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स वहाँ रह रहे होते हैं उनकी अंदर भी मोर्टेलिटी
बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे ना हाइपोक्सिया सिचुएशन आ जाती है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है, सोचो आप है ना सांस ले रहे हो और मैं सारा का सारा ऑक्सीजन यहाँ से पंप कर लूँ, वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, तो क्या होगा, आपको सांस नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की लैक हो जाती है किसी जगह पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। तो उसकी वजह से एक्वेटिक मोर्टेलिटी हो जाएगी। ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन इतना कम रह गया कि फिशेस के पास एक ही ऑप्शन बच गया, मरने का। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, चेंज आ जाता है कलर में और स्मेल में। आप देखोगे जहाँ पे ना बहुत सारा डिकम्पोजिशन हो रहा होगा अंदर, तो वहाँ पे ना स्मेल भी तो बहुत अच्छी रहेगा। अगर आप एक ऐसी लेक के पास गए हो जो बहुत ही सुंदर है, मेंटेन है, ठीक है, इसका कलर एकदम साफ है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे आपको कोई बदबू नहीं आएगी, उसका कलर भी आपको एकदम वाटर जैसा कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी लेक के पास गए हो जिसके अंदर है ना यूट्रिफिकेशन हो रहा है, एल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका लेक का जो कलर होगा वो भी एल्गी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, ग्रीन कलर की एल्गी ग्रो कर रही होगी तो ग्रीन कलर दिखाई देगा, रेड कलर की एल्गी ग्रो कर रही होगी तो आपको रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, उसके अंदर से आपको स्मेल भी आएगी, बहुत अजीब सी स्मेल आएगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पे, बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हो गई, क्योंकि इतनी सारी एक्वेटिक लाइफ, इतनी सारी फिशेज, इतने सारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो रही है हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होने की वजह से। तो क्या हो रहा है, ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा है ना टॉक्सिक स्पीसीज की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है, एक प्लांट को हम लेके आए थे उसकी ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वाटर हाइसिंथ बुलाते हैं। आपने है ना वाटर बॉडीज के पास है ना बहुत बार देखा होगा। तो उस प्लांट को हम लेके तो आए थे कि हमारी जो वाटर बॉडीज है वो बहुत सुंदर लगा करेंगे, लेकिन उसने क्या कर दिया, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया। उसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल उस प्लांट का नाम है, जिसका एक और नाम है वाटर हाइसिंथ। तो वो है ना पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है, पूरा वही ग्रो करने लग जाता है, हर जगह आपको है ना वो प्लांट ही प्लांट दिखाई देगा कई कई वाटर बॉडीज के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। ठीक है, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है एल्गल ब्लूम। यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस का लेवल इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर गए। फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर गए तो उन्होंने अपर सरफेस को पूरा कवर कर लिया। अपर सरफेस को कवर कर लिया तो नीचे का जो पूरा ऑक्सीजन है उसका लेवल डिक्रीज होने लगा। लेवल डिक्रीज होने लगा तो मोर्टेलिटी बढ़ गई। तो ये जो टॉक्सिक स्पीसीज है ये ग्रो कर गई है, और जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, अच्छी स्पीसीज है, वो नहीं ग्रो कर पाती है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से दिखेगी आपको वो वाटर बॉडी। जब आप उस वाटर बॉडी को देखोगे ना तो आपको है ना नीला साफ सुथरा पानी देखने के बजाय ये ऐसे हरा गंदा सा पानी दिखाई देगा। क्यों, इसके ऊपर क्या ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी ग्रो कर रही है, यानी कि ये क्या है, एल्गल ब्लूम कहते हैं इसको। ठीक है, एल्गी ब्लूम कर गई है, किसकी वजह से होता है, यूट्रिफिकेशन की वजह से होता है। यूट्रिफिकेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है एक्सेलरेटेड। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है तो एक्सेलरेटेड कहलाता है, नेचुरली हो रहा है तो नेचुरल एजिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपका कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे इंडस्ट्रीज से वाटर आया, उसके अंदर है ना बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, धीरे धीरे है ना वो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, तो जब है ना बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब है ना किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन हर एक फूड लेवल पे इंक्रीज होती जा रही है। आपको पता है फूड चेन के हर एक लेवल को हम क्या बुलाते हैं, ट्रॉफिक लेवल बुलाते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल पे जैसे कि सोचो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर वो केमिकल्स आया, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे जू प्लैंक्टन्स, तो वहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगा। जू प्लैंक्टन्स को खाएंगे हमारी स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को खाएंगे हमारे बिग फिशेस। तो क्या होगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को पास होते जा रहा है वो केमिकल। क्यों, क्योंकि वो बॉडी को मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। मेटाबोलाइज का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज खाई, उसको आपकी बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया, तो वो तो हो गया मेटाबोलाइज हो गया। अगर वो चीज है ना आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर रही है और वो है ना आगे पास ऑन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमें किस केस में देखने को मिला था, डीडीटी। तो डीडीटी है ना एक इंसेक्टिसाइड है, मरकरी और डीडीटी जो है ये पॉइजनस सब्सटेंसेस है। तो जब है ना डीडीटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था ना खेतों में, तो क्या होने लगा, अब देखो इस डायग्राम से देखो आपको समझ आएगा। तो पहले क्या हुआ ना, सबसे पहले ना डीडीटी हमारे वाटर बॉडी में एंटर कर गया। ठीक है, तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर डीडीटी का लेवल इंक्रीज हुआ, फिर उन फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन ने खाया तो उनके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.04। देखो इन्होंने यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू आए, कुछ और भी आ सकती है। ठीक है, तो जू प्लैंक्टन्स के अंदर 0.04 ppm का डीडीटी है। फिर इनको जब स्मॉल फिश ने खाया तो इसका लेवल और इंक्रीज हो गया, 0.5 ppm हो गया। इसको बड़ी फिश ने खाया। ठीक है, और अब इस बड़ी फिश को है ना एक एनिमल मतलब एक बर्ड खा रहा था। तो जब वो बर्ड इसको खा रहा था ना तो उसने देखा कि इस बर्ड के जो अंडे हैं वो टूटने लगे। क्यों, क्योंकि डीडीटी जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा था और वो क्या कर रहा था, इसके जो कैल्शियम
है, इसके अंडों के बाहर जो कैल्शियम है उसको वीकेंड कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे ये स्टडी की गई और तब हमें पता चला कि डीडीटी जो है वो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है और एग्रीकल्चर में उसका बहुत यूज होता था। तो हमने है ना एग्रीकल्चर में उसका जो यूज है वो करना बंद किया, ठीक है। अब DSSB ने इस क्वेश्चन को कैसे दिया था, तो DSSB ने क्या किया था, उन्होंने है ना ये आपको एक फूड चेन बना के दी थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जू प्लैंकटन लिखा, फिर स्मॉल फिश लिखा, लार्ज फिश लिखा और बर्ड लिखा। इन सब के अंदर है ना उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसंट्रेशन लिखी, किसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कोई चीज़ तब कहलाती है जब उसका लेवल है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो हर लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जू प्लैंकटन के अंदर कम होगा। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या क्या होता है, जू प्लैंकटन में बहुत ज्यादा बढ़ा रखी थी, बर्ड के अंदर बहुत कम कर रखी थी, लेकिन अपोजिट होता है, जू प्लैंकटन में कम है, फिर उससे ज्यादा स्मॉल फिश में है, फिर उससे ज्यादा बड़ी फिश में है, उस बड़ी फिश को जो बर्ड खा रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, किसके ऊपर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन के कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है। और सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हमें जानना है कि सीवेज वाटर होता क्या है। जो सारा का सारा हमारा गंदा पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज वाटर कहते हैं। तो सीवेज क्या है, एक तरीके का वेस्ट वाटर है जिसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर यूरिन देखने को मिल सकता है, फीकल मटेरियल देखने को मिलता है, इंडस्ट्री से आने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इसके अंदर मिक्सड रहते हैं। आपके घर का जो टॉयलेट का पानी है, शावर वाटर है, किचन वेस्ट वाटर है, ये सारा का सारा वाटर किसके अंदर आता है, सीवेज वाटर के अंदर आता है। यानी कि ऐसा कोई भी वाटर जिसके अंदर है ना कंटेमिनेशन हो गई है, गंदा पानी हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज वाटर बोलते हैं। तो सीवेज वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडी में हम पहले डाला करते थे, रिवर्स के अंदर डाल देते थे। तो उससे क्या होता है ना, हमारी रिवर्स भी गंदी हो जाती है और वो फिर जाके ओशन में जाती हैं, तो क्या होता है, हमारा ओशन भी गंदा हो जाता है। तो आजकल हम क्या करते हैं, पहले सीवेज वाटर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम उन्हें अपनी वाटर बॉडी के अंदर डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो सीवेज वाटर को ट्रीट करने के हमारे 3 तरीके होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है सबसे पहले होने वाला ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे ना, जो सबसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं ना, सस्पेंडेड अनडिजॉल्व सॉलिड, जो हमें बहुत आराम से आंखों से ऐसे ही दिख जाएंगे, जब हम उनको हटाना शुरू कर देते हैं, उनको रिमूव करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। यानी कि जैसे आपने एक वाटर बॉडी को देखा, उसके अंदर है ना आपको बहुत सारी वाटर बॉटल पड़ी हुई दिख रही है, पॉलीथीन पड़ा हुआ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको पड़ी हुई दिख रही है ना, उनको अगर आप फिजिकली हटा रहे हो, ठीक है, उनको अगर आप हाथों का इस्तेमाल करके हटा रहे हो, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अगर आप हटा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना फ्लोटिंग डेब्री जो है, यानी कि जो ऐसे ही तैर रही थी ऊपर, जो आपको आराम से दिख सकती थी, सबसे पहले आप उसको हटाते हो फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है ना जो छोटे छोटे पत्थर सॉइल के पार्टिकल है उसको आप सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हटाते हो, ठीक है। जब है ना सारे के सारे जो सॉलिड्स है वो सेटल हो जाते हैं, प्राइमरी स्लज बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब जो ये स्लज हमारे पास बच गया है, ठीक है, तो इस स्लज को अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डालेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, जो आराम से हमको चीज़ें दिखाई दे रही थी उनको हम है ना फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से रिमूव करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे इसका, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना हम बहुत सारे बैक्टीरिया डालेंगे, जो क्या करेंगे, अब हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे। आपको पता है जो हमारे घर से वेस्ट वाटर निकला, उसके अंदर सिर्फ ये पॉलीथीन, प्लास्टिक, सिल्ट, यही सब तो नहीं होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा फीकल मटेरियल भी होता है, यूरिन भी होता है, उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अब हम इनको ट्रीट करेंगे, इनको साफ करने की कोशिश करेंगे। तो जो पूरा का पूरा प्राइमरी एफ्लुएंट हमारे पास था उसको अब हम है ना एक बहुत बड़े लार्ज एरेशन टैंक में डालते हैं, ठीक है, जिसको है ना लगातार हम घुमाते रहते हैं। एजिएटेड का मतलब क्या होता है, मैकेनिकली आप उसको बार बार घुमा रहे हो और उसके अंदर है ना आप हवा डाल रहे होते हो, ठीक है। तो जब उसकी बार बार आप इस तरीके से उसको एयर प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पे है ना बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है जो डिकम्पोजिशन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपको पता है 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करता है, एनारोबिक होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन करता है। तो इसके अंदर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, फ्लॉक्स बुलाते हैं। तो आपसे है ना 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि फ्लॉक्स क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट आपस में जब एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये माइक्रोब यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं तो बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर देंगे। ये क्या है, हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है जब किसी वाटर के अंदर है ना जो
बीओडी का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, तो ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया जितनी भी ऑक्सीजन यूज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बीओडी, उसको हम बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो जब है ना आपको किसी पानी को आप चेक करते हो उसका बीओडी वैल्यू अगर बहुत हाई है ना, इसका मतलब है वो पानी उतना ही गंदा है, उसके अंदर है ना बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो बीओडी किस चीज़ का मेजर होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है पानी के अंदर, इसका मेजर होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही आपका पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन है। तो आपका बीओडी अगर लेस देन 5 ppm है तो ये क्या क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। लेकिन अगर आपके पानी का जो बीओडी वैल्यू है वो 17 ppm से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली पोल्यूटेड वाटर है, बहुत ही गंदा पानी है, पीने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो बीओडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, DSSB ने इसको पूछा हुआ है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फ्लॉक्स क्या होते हैं, तो जब हमारे बैक्टीरिया और फंजाई आपस में एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। ये क्या था हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन से सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे जो आंखों से दिखाई दे सकते थे आपने उनको हटा लिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपने क्या, माइक्रोब्स की हेल्प से आपने डिकम्पोज किया है, ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट था वाटर के अंदर उसको आपने डिकम्पोज किया है। तो जब है ना बीओडी वैल्यू आपके वाटर की सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो, इसके अंदर जो फ्लॉक्स है वो सेडिमेंट होने लग जाते हैं। सेडिमेंट होने का मतलब है ये जो सारे के सारे माइक्रोब्स थे ये नीचे बैठने लग जाएंगे आपके एरेशन टैंक के, और अब इस सेडिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। हमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था उससे क्या मिला था, स्लज मिला था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या मिला है, एक्टिवेटेड स्लज मिला है। ठीक है, अब इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हम है ना दोबारा से एरेशन टैंक में डालेंगे, इनोक्यूलम की तरह काम करेगा। इनोक्यूलम का मतलब होता है जब हम है ना बायोलॉजी लैब में काम करते हैं, ग्रेजुएशन में जब आपने बायोलॉजी और जूलॉजी लैब में काम किया होगा, तो जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हैं एक नई पेट्री डिश पे, तो हम क्या करते हैं, थोड़े से बैक्टीरिया उस पर डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इनैक्यूलम बोलते हैं। इनैक्यूलम का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे आप दही जमाने के लिए करते हो तो दूध के अंदर आप है ना थोड़ी सी दही डालते हो जिससे ना पूरा का पूरा जो दूध है वो सुबह दही बन जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी सी दही किस तरीके का काम करती है, इनोक्यूलम का काम करती है। ठीक है, तो जो बाकी का हमारा मेजर पार्ट है स्लज का, उसको तो हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के लिए डाल देंगे, और कुछ पार्ट इसमें से लेके हम किस में डाल देंगे, दोबारा से एरेशन टैंक में डाल देंगे, जिसमें क्या आएगा, फिर से प्राइमरी एफ्लुएंट आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जो हमने डाला बैक्टीरिया, अब यहाँ पे कैसे बैक्टीरिया है, एनारोबिकली जो ग्रो करेंगे, अब ये इसको है ना और ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे, यानी कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ना बहुत सारी गैसेस बन जाती है और यहीं से हमें एक मेजर गैस भी मिलती है जिसका नाम क्या है, बायोगैस है। ठीक है, बायोगैस के अंदर कौन कौन सा कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा मीथेन प्रेजेंट होती है, आपको पता है अराउंड 75% मीथेन होती है। ये भी DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा हुआ है कि बायोगैस के अंदर कितने % मीथेन होती है, तो 74 to 75% होती है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बायोगैस के अंदर प्रेजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बायोगैस किस किस से मिलकर बनी हुई है, मीथेन से, हाइड्रोजन सल्फाइड से एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। तो मोस्टली जब आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही पढ़ाया जाता है, लेकिन टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर है ना हम नाइट्रेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट जो प्रेजेंट है हमारे वाटर के अंदर उनको साफ करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, ताकि हमें क्या मिल पाए, प्योर वाटर मिल पाए। आपको पता है जो सारा का सारा गंदा पानी होता है ना उसको है ना बहुत ज़्यादा क्लीन किया जाता है और उसी को दोबारा से ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आपकी वाटर बॉडी में उसी को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप है ना टर्शरी ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, अब जो इतने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट है उसके अंदर मोस्टली नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, उनको आप क्लीन करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप है ना इस सीवेज वाटर को, इस गंदे पानी को सीधा डायरेक्टली वाटर बॉडी के अंदर डंप कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली सी बात है जितने भी वायरस बैक्टीरिया आपके गंदे पानी के अंदर, आपके घर के अंदर से जितने भी बैक्टीरियल पैथोजेंस उसके अंदर थे वो सारे के सारे आपके रिवर बॉडी में चले जाएंगे। आपको पता है पोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, तो अब जैसे आपने ना किसी रिवर का पानी लिया, ठीक है, और अगर आप देखोगे ना उसके अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रेजेंस बहुत हाई मिल रहा है, स्पेशली कॉलीफॉर्म का अगर प्रेजेंस बहुत हाई मिल रहा है तो हम क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। अगर उसके अंदर आपको सैल्मोनेला टाइफी मिल रहा है जिसकी वजह से आपको टाइफॉइड हो जाए, कॉलेरा हो जाए, विब्रियो कॉलेरा अगर आपको उसके अंदर मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड वाटर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस ग्रो कर रहे हैं। दूसरा क्या हो जाता है, इतने सारे इसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट है, तो आपको पता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का लेवल जब हमारी वाटर बॉडीज में इंक्रीज जाता है तो क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर है ना एल्गल
ब्लूम आ जाएगा, यानी कि एल्गी ग्रो कर जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक तो था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर क्वालिटी असेसमेंट। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी बच्चे की असेसमेंट कर रहे हो तो उसका मतलब है आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जब है ना वाटर की क्वालिटी आप चेक कर रहे हो, ठीक है, वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है अगर आप उनको देख रहे हो, तो वाटर के अंदर कैसी कैसी इम्प्योरिटीज अगर आपको दिखाई दे सकती है। फिजिकल इम्प्योरिटी हो सकती है, केमिकल इम्प्योरिटी हो सकती है, पैथोजेंस हो सकते हैं। फिजिकल इम्प्योरिटी के अंदर आता है सस्पेंडेड पार्टिकल, उसके अंदर कितना रेत पड़ा हुआ है, कितना सिल्ट है, कितना लाइम है, कोई एनिमल का एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, यूरिन, अगर ये सब कुछ उसके अंदर है तो ये सब किसके अंदर आता है? फिजिकल इम्प्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है। ये सब कुछ हमारे वाटर बॉडी में अगर मिक्सड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल इम्प्योरिटी बोलेंगे। केमिकल इम्प्योरिटी के अंदर आता है उसके अंदर जितनी भी गैसेज है, सॉल्ट्स है, ठीक है। अगर बहुत सारे सॉल्ट उसके अंदर आ गए हैं, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड्स, ठीक है, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, अगर ये सब कुछ उसके अंदर आ रहा है तो ये सब किसके अंदर आता है? केमिकल इम्प्योरिटी के अंदर आता है। अच्छा, मेरे को कमेंट से बताइए कि मरकरी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मरकरी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, और ये DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। उसके बाद आते हैं पैथोजेंस, ठीक है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारियां कॉज करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? पैथोजेंस बुलाते हैं। तो अगर आपके वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, वायरस देखने को मिल रहे हैं, फंजाई देखने को मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा कि आपका वाटर जो है कंटेमिनेटेड है, फ्रेश वाटर नहीं है। तो बैक्टीरिया में मोस्टली हम कौन से बैक्टीरिया को देखते हैं? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है ये फीकल मटेरियल की वजह से एंटर कर जाता है, ठीक है। तो जब हम फीकल मटेरियल को डायरेक्टली अपने वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल देते हैं तो बहुत सारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपको दिखेगा, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो वाटर है वो साफ़ नहीं है, ठीक है। अब वाटर क्वालिटी असेसमेंट करते टाइम हम क्या क्या देखते हैं? फिजिकल पैरामीटर्स भी होते हैं और केमिकल पैरामीटर भी होते हैं। सबसे पहले जब मैंने एक पानी को लिया, सोचो मैंने किसी नदी में से एक लोटा पानी भरा है, एक ग्लास पानी भरा है, ठीक है। उसमें मैंने देखा टर्बिडिटी चेक करूंगी मैं सबसे पहले उसकी, यानी कि वो पानी मेरे को एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है या फिर टर्बिड दिखाई दे रहा है। अगर टर्बिड दिखाई दे रहा है, बहुत मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लीन नहीं है, तो मैं क्या कहूँगी? इसको गंदा पानी कहूँगी। फिर मैं उसका पीएच चेक करूँगी। तो हम सबको पता है कि जो हमारा वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है। न्यूट्रल वाटर, फ्रेश वाटर का जो पीएच होता है वो 7 है। अगर एसिडिक है तो भी साफ़ नहीं है, अगर बेसिक है तो भी साफ़ नहीं है। फिर मैं उसका कलर देखूंगी, तो आपको पता है बहुत ही सुंदर ब्लू कलर होता है हमारे पानी का, ठीक है। अगर उसका कलर ग्रीन हो रखा है, रेड हो रखा है, तो मेरे को लगेगा उसमें बहुत सारे जो है एल्गी ग्रो कर रही है या कोई और चीज़ ग्रो कर रही है, तो आप उसका कलर भी देखते हो। फिर आप टेम्परेचर देखोगे, तो आपका पानी जो है अगर वो एक साफ़ पानी है तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ना तो बहुत हाई होना चाहिए ना बहुत लो होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसका टेम्परेचर भी चेक करते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे मेजर्स है, असेसमेंट है, वाटर क्वालिटी असेसमेंट के फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल पैरामीटर्स। तो केमिकल पैरामीटर्स के अंदर आता है कितने सॉलिड उसके अंदर आपको पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पानी की हार्डनेस क्या हो गई है, उसका एल्कलिनिटी लेवल क्या है, जब आप इनको केमिकली चेक कर रहे हो, ठीक है। उसका एसिडिटी लेवल क्या है। एक तो होता है आपने नॉर्मली बस पीएच चेक किया, लेकिन अगर आपने पूरा टाइट्रेशन का प्रोसेस करके एल्कलिनिटी चेक किया है, एसिडिसिटी चेक की है, ठीक है। पैथोजन एनालिसिस किया, आपने सिर्फ ये नहीं बोला कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, किस टाइप का कंटामिनेशन देखने को मिल रहा है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ज़्यादा है कि ई कोलाई बैक्टीरिया ज़्यादा है, विब्रियो कॉलेरा दिख रहा है या फिर सैल्मोनेला टाइफी दिख रहा है। जब आप ये तक बता सकते हो ना कि कौन से वाला पैथोजेंस आपको इसके अंदर देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। तो जब हम अपने पानी को चेक करते हैं तो हम उसको फिजिकल पैरामीटर्स पे भी चेक करते हैं, केमिकल पैरामीटर्स में भी चेक करते हैं, जब हम वाटर क्वालिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं। हमारे सिलेबस में हमें दिया गया है BOD एंड COD, ठीक है। तो BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD का फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है, BOD का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो BOD एक्चुअली होता क्या है? तो आपको पता है 3 टर्म आपको याद रखने हैं, BOD, DO एंड COD। तो BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड DO इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर है ना ऑक्सीजन घुला रहता है, जिसको हमारी एक्वेटिक लाइफ यूज करती है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे BOD जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना चाहिए, यानी कि मेरे वाटर बॉडी के अंदर जितना हाई ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? BOD बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली हम क्या चाहते हैं? तो जब हम है ना एक पानी को ले रहे हैं और मेरे को उसकी गंदगी, पोल्यूशन लेवल चेक करना है, तो मैं उसकी BOD वैल्यू चेक करूंगी। मोस्टली हम टेम्परेचर क्या रखते हैं इस वाटर को, तो हम क्या करते हैं, एक
बॉटल में डालेंगे इसको और उसके अंदर हम एक डाइल्यूशन वाटर डालते हैं, ठीक है। और इस डाइल्यूशन वाटर के लिए हम इसको 5 दिन के लिए इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा बीओडी चेक करने के लिए अराउंड आपको 5 दिन लगते हैं। और आपका जो टेम्परेचर आप मेंटेन करोगे, कितने डिग्री पे मेंटेन करोगे, तो 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको मेंटेन करते हैं। तो जितनी ज़्यादा मेरी बीओडी वैल्यू हाई होगी, इसका मतलब है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई है, मेरा वाटर उतना ही पोल्यूटेड है। मैंने आपको बताया अगर आपका बीओडी वैल्यू लेस देन 5 ppm होता है तो वो फ्रेश वाटर है, अगर मोर देन 17 ppm होता है तो हाईली पोल्यूटेड वाटर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बीओडी का वैल्यू हाई आता है उसका मतलब है उस वाटर के अंदर गंदगी भी उतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन भी उतनी ज़्यादा है। तो आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको है ना एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करेंगे, तो उनको जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी ऑक्सीजन मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। वाटर क्वालिटी असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हमने वाटर को लिया, उसको हमने डाइल्यूशन वाटर के साथ डाला, ठीक है, 5 दिन तक इंक्यूबेट किया और उसके बाद जो हमारी बीओडी वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि ये पानी साफ था या नहीं था। ये वाटर क्वालिटी असेसमेंट का तरीका है, बीओडी चेक करने का तरीका है, ठीक है। हायर द बीओडी वैल्यू मोर पोल्यूशन, ठीक है, मतलब जितनी बीओडी वैल्यू है उतना पोल्यूशन ज़्यादा। नेक्स्ट है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सीओडी क्या होता है, अब ऑर्गेनिक मैटर जो था वो तो ये तो था बायोडिग्रेडेबल, तो जब है ना टोटल ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जब दोनों का ब्रेकडाउन, उनका दोनों का ऑक्सीडेशन करने के लिए जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीओडी बोलते हैं, ठीक है। बीओडी में मोस्टली क्या होता है, हमारा सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का डिकम्पोजिशन हो रहा था, लेकिन सीओडी के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि अब हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, क्या ऑक्सीडाइज करने के लिए, सारा का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए केमिकली, ठीक है। तो जो सीओडी होता है ये मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो करता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को डिकम्पोजिशन में रोल प्ले करता है, इसलिए जो सीओडी वैल्यू होती है वो हमेशा हाई होती है एज कम्पेयर टू बीओडी वैल्यू। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि बीओडी वैल्यू 17 आ रही है तो सीओडी वैल्यू उसकी और भी ज़्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि वो तो क्या करेगा, इसने तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को डिग्रेड किया था, बीओडी तो सिर्फ वो ऑक्सीजन था जो क्या करता, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को डिग्रेड करता। अब ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप की चीज़ों को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो क्या कहलाती है, सीओडी कहलाती है। सीओडी का जब आप टेस्ट करते हो ना, ठीक है, इसको भी आप टाइट्रेशन मेथड से यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको 5 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका रिजल्ट 2-3 घंटे में आ जाता है, जैसे आपने पानी लिया, सीओडी वैल्यू चेक की, 2-3 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि इस वाटर की सीओडी वैल्यू क्या आ रही है। बीओडी वैल्यू चेक करने के लिए आपको 5 दिन का वेट करना पड़ता है, 5 दिन तक आप उसको इंक्यूबेट करते हो 22 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए बीओडी एंड सीओडी का फुल फॉर्म क्या है, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सीओडी की वैल्यू जो होती है वो हायर होती है हमेशा एज कम्पेयर टू बीओडी वैल्यू, ठीक है। बीओडी हमारा सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए यूज़ होने वाला ऑक्सीजन है। सीओडी हमारा सारे के सारे मैटर को, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस सब को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए वो हमारा क्या होता है, सीओडी होता है। और सीओडी का जो रिजल्ट होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, बीओडी का रिजल्ट 5 दिन लेता है, ठीक है। बीओडी को हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, एक होता है डाइल्यूशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने गंदा पानी लिया उसको हम एक डाइल्यूटेड वाटर के साथ मिक्स करते हैं और 5 दिन तक 22 डिग्री सेल्सियस पे वो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है ना बहुत सारे बायो सेंसर्स भी होते हैं, ठीक है। बायो सेंसर्स हमें ये बता देते हैं कि इसके अंदर है ना इतने सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, ये पैथोजेंस प्रेजेंट है, पर ये सब है ना बहुत एक्सपेंसिव तरीके हैं, बायो सेंसर्स वगैरह बहुत एक्सपेंसिव तरीके हैं, तो मोस्टली हमें ये डाइल्यूशन मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, 5 दिन लग जाते हैं। सीओडी का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, सिर्फ 2-3 घंटे में आ जाता है और पोल्यूशन लेवल हमें उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे वाटर क्वालिटी असेसमेंट मेथड। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन लेजिस्लेशंस आपको पढ़ने। तो आपको पता है हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमें बताया गया है कि अपने नेचर को कंजर्व करना, अपने नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना हमारा ड्यूटी बैठता है, ठीक है। उसके अलावा है ना बहुत सारे लॉज बनाए गए जो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि आप है ना अपने वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करो, एक्वेटिक लाइफ को कंजर्व करो, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करो, वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है उनको कंजर्व करो। तो सबसे पहले क्या आया था, एक आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया, आपसे ये पूछ लेते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर हमें सब कुछ ही कंजर्व करना है, वाटर बॉडी को भी कंजर्व करना है, तो 1986 में आया था हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके बाद है ना हमने अपने पानी के लिए एक एक्ट निकाला, द वाटर एक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। यानी कि आप है ना अपने वाटर बॉडीज़ को है ना पोल्यूशन से बचाना चाहते थे, जितना पोल्यूट हो गया उसको आप कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। आपने बहुत सारी वाटर बॉडीज़ बनाई, ठीक है। तो एक इंडिया में बहुत सारे बोर्ड भी है जिनसे ना एयर को
एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट आया 1981 में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया 1972 में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया 1980 में। उसके बाद हमें ना एक नेशनल वाटर पॉलिसी लेके आया जिसमें ना वाटर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है, न्यू बॉडीज बनाई गई है। ये कब आया? 2012 में आया। उसके अलावा जीके में पूछा गया है क्वेश्चन, एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था और ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ है ये भी पूछा गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो कब बना? 2010 में बना, ठीक है। और जितने भी हमारे नेचर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने का काम किसका है? इस ट्रिब्यूनल का है, इस ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारा वाटर प्रिवेंशन एक्ट कब आया? 1974 में। हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई? 2012 में, ठीक है। वाटर से रिलेटेड एक्ट तो आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कब आया? ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे, ठीक है, तो नमामि गंगे जो है हमारा वो 2014 में आया और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया वो 2016 में स्टार्ट किया गया। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमारी एक्वेटिक बायोलॉजी जो है वो 5th यूनिट है, उसके अंदर 4 सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। 4 सब टॉपिक में से 2 सब टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक एक्वेटिक बायोम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स वाला जो टॉपिक है वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा बचा है एक्वेटिक बायोलॉजी एंड मेरीन बायोलॉजी, और आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं एक्वेटिक बायोलॉजी एंड मेरीन बायोलॉजी की सिर्फ डेफिनेशन बता के खत्म करके बोल दूँ कि टॉपिक खत्म हो गया है, या उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं मैं उनको कराऊँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सब कुछ करा रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को सब कुछ कंप्लीट कराना चाहिए क्योंकि थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।